बात लगभग 42 साल पुरानी है। 31 जनवरी 1982 की ये घटना है। दो बदमाश होते हैं जिनका नाम रंगा और बिल्ला होता है। उस टाइम के खुखार ये बदमाश रहते हैं। इनको सुबह सुबह फांसी पे लटका दिया जाता है, लेकिन करीब 2 घंटे के बाद जब डॉक्टर डिक्लेयर करने जाता है कि इन दोनों की मौत हो चुकी है या नहीं हुई है, तब रंगा की सांसें अभी भी चल रही होती है। तो बहुत से लोगों ने रंगा और बिल्ला की कहानियाँ सुना होगा और बहुत से लोग हैं जो नहीं सुने होंगे, तो आज वो कहानी को सुन ले। तो चलिए पूरी कहानी को रंगा और बिल्ला की इस वीडियो में बताएंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उस टाइम की सबसे दर्दनाक घटना थी। और जो हम लोग को होश में जो घटना घटी है, निर्भया कांड जो सन 2012 में हुआ था और फिर उन आरोपियों को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, तो ये हमारे ज़माने की ये घटना है जो बहुत उस टाइम हर जगह प्रदर्शन हो रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। सेम आज से 42-44 साल पहले 1982-80 में भी ऐसी एक घटना घटी थी। तो चलिए पूरी कहानी को सुनाते हैं। 26 अगस्त 1978 में ढोला कुआं में ऑफिसरों के लिए क्वार्टर बना रहता है, जहां पे एक नेवी ऑफिसर रहते हैं जिनका नाम मदन मोहन चोपड़ा रहता है। और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम गीता चोपड़ा होता है, और एक बेटा होता है जिसका नाम संजय चोपड़ा होता है। बेटी सेकेंडरी कॉलेज की छात्रा रहती है और बेटा संजय चोपड़ा 10वीं का छात्र रहता है। 26 अगस्त 1978 को गीता चोपड़ा की एक रिकॉर्डिंग होनी थी, एक कार्यक्रम होना था जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग होने वाली थी। और जो गीता चोपड़ा रहती है वो अपनी माँ से बोलती है कि हमको रिकॉर्डिंग के लिए घर से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। तो अब उनकी माँ बोलती हैं कभी तुम अपने भाई के साथ में चले जाओ, और उधर से जब तुम रात को आओगी तो तुम्हारे पापा तुमको यहाँ से पिकअप कर लेंगे। करीब शाम का 5:30 या 6 बज रहे होते हैं। गीता चोपड़ा अपने भाई के साथ में निकल जाती है। अब घर से ही कुछ दूर पे एक चौरास्ता पड़ता है। चौरास्ता पे जाने के बाद भाई और बहन दोनों लोग हाथ देते हैं कि कोई गाड़ी रुक जाए जिसमें बैठ कर वो लोग जिधर जाना होता है उधर वो लोग चले जाएं। तभी एक गाड़ी रुकती है और गाड़ी रुकने के बाद अंदर से आवाज़ आती है कि बैठ जाओ। अब गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा जो भाई बहन होते हैं वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन जो छोटा भाई रहता है वो तो इधर उधर ज़्यादा नहीं जाता था, तो उसको रास्ते के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं रहता है। लेकिन जो गीता चोपड़ा रहती है उसको सब चीज़ मालूम रहता है कि कौन रोड किधर जाएगा, कौन रास्ता किधर जाएगा। अब जब रास्ता चलते चलते जो ड्राइवर रहता है वो रास्ता बदल देता है, जाना कहीं और रहता है, कहीं और लेकर जाने लगता है। अब गीता चोपड़ा बोलती है कि भैया आप इधर गाड़ी क्यों लेके जा रहे हो, हम लोग का तो रास्ता उधर छूट गया है, आप उधर चलिए, आप इधर किधर लेके जा रहे हैं। उतना पर ड्राइवर झगड़ा करने लगता है और उसके बाद गीता चोपड़ा और उस ड्राइवर की हाथापाई होने लगती है। ड्राइवर एक हाथ से गाड़ी चला रहा है और एक हाथ से झगड़ा कर रहा है, यानी कि वो लोग धक्का मुक्की कर रहा है। अब इसी बीच में जो संजय चोपड़ा, जो गीता चोपड़ा का छोटा भाई रहता है, वो शीशा खोलकर और बाहर मदद के लिए चिल्लाने लगता है कि ज़ोर ज़ोर से। तभी एक कारोबारी होते हैं, वो कारोबारी आवाज़ सुन लेते हैं और अपने स्कूटर उठाते हैं और उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर तो पीछा करते हैं और वो सब चीज़ देखते हैं कैसे गाड़ी में झगड़ा हो रहा है और हाथापाई हो रहा है। लेकिन एक सिग्नल आता है और वहाँ से गाड़ी इतनी स्पीड निकल जाती है वो कार, तो वो स्कूटर वाले पीछा नहीं कर पाते हैं। अब गाड़ी वहाँ से निकलने के बाद वो लोग बुद्धा गार्डन की ओर वहाँ पे लेके जाते हैं और वहीं पे एक रिच गार्डन रहता है, जो अभी तो ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन आज से 40-45 साल पहले वहाँ पर बिल्कुल सुनसान इलाका हुआ करता था। अब वो गाड़ी जाकर वहाँ पे रुक जाती है और वहाँ पर रुकने के बाद जो आदमी उसमें बैठे रहते हैं वो लोग संजय चोपड़ा से और गीता चोपड़ा से पूछताछ करते हैं कि ये बताओ तुम्हारे पापा क्या करते हैं और तुम लोग कहाँ पर रहते हो। जब ये लोग बताते हैं कि हमारे पापा नेवी में ऑफिसर हैं और हम लोग यहाँ पे रहते हैं,
अब उन दोनों का होश उड़ जाता है, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि ये लोग बड़े घर के बच्चे हैं, इन लोग को किडनैपिंग करेंगे तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन उस ज़माने में ऑफिसर लोगों के पास कहाँ उतने पैसे मिलते थे, जितना उन लोग को चाहिए तो उतना मिलेंगे। अब इन लोग को गुस्सा आ जाता है और जो संजय चोपड़ा रहता है छोटा भाई, उसको झाड़ुओं में ले जाकर उसका ये लोग बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। और जो रंगा रहता है वो उस लड़की के साथ में हैवानियत चाकू की नोक पे करने लगता है। और उसके बाद जो एक और उसका दोस्त रहता है, उसका नाम बिल्ला रहता है, वो लोग भी आकर फिर उसके बाद उस लड़की के साथ में लगभग 3 घंटे तक ये सब गलत काम ये लोग करते हैं। फिर इन दोनों का हत्या कर देते हैं। पहले तो भाई का हत्या ये लोग कर चुके रहते हैं, बाद में उसकी बहन का भी हत्या कर देते हैं और वहीं पे अपनी कार छोड़कर वहीं पे भाग जाते हैं। वहाँ पे एक मजलिस पार्क रहता है, वहीं पे गाड़ी को छोड़ देते हैं। और जो गाड़ी ये लोग यूज किए रहते हैं, ये गाड़ी भी चोरी का रहता है। वहीं से एक कुछ किलोमीटर दूर एक अशोका होटल रहता है, उन्हीं का मालिक का वो गाड़ी रहता है, जहाँ से लोग गाड़ी चुराए रहते हैं और इसी गाड़ी में लोग इस घटना को अंजाम देते हैं। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं, रात का टाइम हो जाता है, गए तो बच्चे कहाँ गए, वो भी छोटे बच्चे नहीं हैं। तब घर वाले दिल्ली के राजेंद्र नगर थाने में जाके मुकदमा दर्ज कराते हैं गुमशुदगी का, कि हमारा एक बेटा और एक बेटी शाम से लापता हो गए हैं। अब पुलिस ढूंढने में लग जाती है, चारों ओर पुलिस को लगा दिया जाता है, लेकिन कुछ भी पुलिस का हाथ नहीं लगता है। लेकिन ठीक 2 दिन बाद तीसरे दिन 29 अगस्त को पुलिस को एक फ़ोन आता है, जब एक भैंस चराने वाला आदमी फ़ोन करता है पुलिस को और बताता है, साहब यहाँ पर मैं भैंस चरा रहा हूँ और कुछ दूर पे लाशें पड़ी हुई हैं और कुछ थोड़ा सा दूर पे एक कार भी पड़ा हुआ है। अब पुलिस को तुरंत खबर मिलते ही पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद जब देखा जाता है तो उन्हीं दोनों बच्चों का वो लाश रहता है, यानी कि गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा का। अब जब लाश मिलते ही पूरा बवाल मच जाता है उस टाइम पूरे दिल्ली में 1978 29 अगस्त को। और जो गीता चोपड़ा सेकेंड ईयर की छात्रा रहती हैं, उस कॉलेज से जितने भी स्टूडेंट रहते हैं सब कोई सड़कों पे सैकड़ों की तादाद में रोड पे निकल जाते हैं और नाराबाजी होने लगती है और सरकार के खिलाफ भी नाराबाजी होने लगती है। और लोग एक ही चीज़ मांग करते हैं कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है तो जल्द से जल्द उसे पकड़ा जाए। अब उस टाइम के विदेश मंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते हैं उस टाइम के, वो लोग बच्चों के बीच में जाते हैं और उनको समझाते हैं कि आप लोग शांत हो जाइए और हम लोग बहुत जल्द कातिल को पकड़ लेंगे। फिर जाके उस टाइम गुस्सा उन लोग को थोड़ा थोड़ा शांत होता है। फिर उसके बाद होता क्या है, अब अखबारों में और मीडिया में छपने लगता है। और जब ये अखबारों में छपती है तो जो कारोबारी होते हैं, जो पीछा किए रहते हैं शुरू में 26 अगस्त को शाम के टाइम, जब संजय चोपड़ा यानी कि जो बच्चा मदद मांग रहा था, अखबार में जब वो देखते हैं तो पुलिस को आके बताते हैं कि मैंने इस डेट को इस टाइम पे मैंने बच्चों लोग को देखा, गाड़ी में जा रहे थे, इस कलर की गाड़ी थी और वो लोग हाथापाई कर रहे थे। मैं पीछा भी किया लेकिन वो लोग गाड़ी मेरे से ज़्यादा दूर निकल गई। गाड़ी भी बरामद हो गई रहती है, गाड़ी में जो भी सामान मिला रहता है सब पुलिस अपने जब्त कर लेती है। लेकिन जो कारोबारी उस दिन पीछा किया रहता है वो उन ड्राइवरों को और जो साथ में आगे कोई बैठा रहता है उनको देखा रहता है। तो आप लोग को भी मालूम होगा, पहले के ज़माने के लोग बड़े बड़े बाल रखते थे और हुलिया उन लोग का थोड़ा अलग होता था आज के ज़माने से। अब पुलिस उस टाइम उस कारोबारी से मिलकर अब उनका जो बदमाश रहते हैं उनका स्केच बनवाने लगती है। और जब स्केच बन के तैयार होता है, अब हर जगह अखबारों में छपने लगता है। और अखबारों में छपने के बाद हर जगह की पुलिस, बस यही नहीं कि दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस, मतलब जितने भी राज्य हैं हर जगह उन बदमाशों को खोजे जाने लगता है। उस टाइम की जो सरकार रहती है जनता पार्टी की सरकार रहती है और उस टाइम के प्रधानमंत्री रहते हैं मोरारजी देसाई, जो उस टाइम के प्रधानमंत्री रहते हैं 1978 के टाइम में। इतना बात आगे बढ़ जाता है कि ऐसे बातों में, ऐसी घटनाओं में डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी किसी के भी घर नहीं जा सकते हैं,
लेकिन उस टाइम इतना आगे हो गया रहता है इशू, हर जगह धरना प्रदर्शन होता है कि प्रधानमंत्री जी को उन पीड़ित के घर पे भी जाना पड़ता है और इन लोग से मिलकर उनको समझाते हैं कि आप लोग शांत हो जाइए और बहुत जल्द से जल्द हमारी जितनी भी पुलिस है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या जितनी भी राज्य की स्टेट की पुलिस है, सब हमने लगा दिया है और बदमाश बच के नहीं जा सकते हैं। अब उनका स्केच भी बन गया रहता है। अब वो लोग जो बदमाश होते हैं रंगा और बिल्ला, वो लोग जब देखते हैं कि अखबारों में ऐसा छप रहा है तो वो लोग दिल्ली से मुंबई भाग जाते हैं और मुंबई से आगरा भाग जाते हैं। अब ज़्यादा वो लोग पढ़े लिखे रहते नहीं हैं, अनपढ़ रहते हैं। अब जब आगरा भाग जाते हैं तो आगरा से एक ट्रेन चलती है जो दिल्ली की तरफ आ रही होती है। जब उन लोग को पता चलता है कि अब तो हर जगह अखबारों में हमारी फ़ोटो आने लगी है तो हम लोग तो पकड़े जाएंगे, उसके बाद वो लोग एक ट्रेन में जाके बैठ जाते हैं। लेकिन एक गलती वो लोग कर देते हैं। उनको जिस ट्रेन में बैठते हैं तो उनको ये मालूम नहीं रहता है कि जिस डिब्बे में हम लोग बैठ रहे हैं ये सैनिक डिब्बा है, बस इसमें सैनिक जवान बैठेंगे। अब उसमें वो लोग बैठ जाते हैं और ट्रेन चलने लगती है। और जब ट्रेन चलने लगती है तो एक सैनिक देखता है इन लोग को कि ये तो मतलब डिब्बा हम लोग का है, ये लोग कैसे चढ़ गए। वो सैनिक जाकर पूछता है तुम लोग कौन हो और इस डिब्बा में क्या कर रहे हो। अब जो रंगा और बिल्ला रहते हैं दोनों में से एक बोलता है कि साहब हम भी सैनिक हैं। तब सैनिक बोलता है कि अपना कार्ड दिखाओ। हर सैनिक के पास एक अपना कार्ड होता है, जैसे अभी हम लोग के पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, वैसे सैनिक के लोगों के पास भी एक कार्ड होता है। अब जो बिल्ला रहता है वो बोलता है रंगा को दिखा दो, जो सब कार्ड में लिखा हुआ दिखा दो। अब उस सैनिक को शक हो जाता है और आजू बाजू में जो सैनिक बैठे रहते हैं, कोई सैनिक न्यूज पे अखबारों में देखा रहता है तो शक्ल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद इन्हीं लोग को जैसे जिसकी खोज हो रही है वही लोग हैं। अब सैनिक लोग उन लोग को पकड़ लेते हैं और इत्तेफाक से वो ट्रेन दिल्ली की तरफ ही आ रही थी। इन लोग को मालूम नहीं रहता कि ट्रेन दिल्ली की तरफ जाएगी। अब जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन आता है सैनिक लोग जीआरपीएफ को बुलाते हैं और बोलते हैं कि जिनकी खोज हो रही है कहीं यही तो नहीं है। लेकिन जब रेलवे पुलिस उन लोगों को पकड़ती है तो मालूम चलता है कि हाँ यही लोग हैं। फिर इन दोनों को पुलिस वहाँ से पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद इन लोग को जेल में लेके जाती है। और प्रशासन और सरकार कितना दबाव रहता है कि 4 सालों में मात्र एक केस सॉल्व हो जाता है और इनकी फांसी की सज़ा हो जाती है। अब मुकर्रर होता है कि इनको 31 जनवरी 1982 की सुबह में फांसी दे दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले किसी भी कैदी को, किसी भी बदमाश को जब फांसी दी जाती है उससे पहले हर दिन कोई ना कोई काम किया जाता है। सबसे पहले फरीदकोट से फकीरा को बुलाया जाता है, एक जल्लाद को, यानी कि 2 आदमी तो 2 जल्लाद चाहिए इन लोग को फांसी देने के लिए। और मेरठ से कालू, इन दोनों जल्लादों को बुलाया जाता है इन दोनों को फांसी चढ़ाने के लिए। और बक्सर जिला से रस्सी मंगाई जाती है इन दोनों को फांसी चढ़ाने के लिए। अब 31 जनवरी 1982 की सुबह जब 5 बजता है तब इन लोग को नहलाया धुलाया जाता है और इन लोग से पूछा जाता है कि अगर तुम लोग कोई प्रॉपर्टी या किसी के नाम पे करना चाहते हो या कुछ लिखना चाहते हो वसीयत तो बोलो, हम लोग मजिस्ट्रेट को यहीं पे बुला देंगे। लेकिन रंगा और बिल्ला बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है हम लोग को। फिर एक दूसरे पर लोग इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि तुम्हारे वजह से आज मैं इस जगह पे हूँ, मैं मरने वाला हूँ और तुम्हारे वजह से। जो बिल्ला रहता है वो तो डर रहा होता है कि मैं मर जाऊँगा, आज मेरे कुछ टाइम की ज़िंदगी और बची है। लेकिन जो रंगा रहता है उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी सिकन नहीं रहती है। कुछ घंटों बाद सुबह के टाइम में ही इन लोगों को फांसी चढ़ा दिया जाता है। और करीब बिल्ला तो पहले ही मतलब दुनिया छोड़ के चला जाता है जब फांसी पर लटकाया जाता है। लेकिन जो रंगा रहता है 2 घंटा फांसी पर लटका रहता है और अभी भी उसकी सांसें चल रही होती है। जब डॉक्टर डिक्लेयर करने जाता है और देखता है कि इसकी सांसें तो अभी चल रही है तो अब करे तो क्या करे। लेकिन जहाँ पे फांसी दिया जाता है नीचे एक बनाया जाता है कवर जैसा, अगर मतलब ओपन होगा तो नीचे आदमी गिर जाएगा। फिर नीचे एक आदमी जाता है और रंगा का पैर पकड़ता है थोड़ा बहुत, तब जाके उसकी सांसें ख़त्म होती है। तो ये थी रंगा और बिल्ला की कहानी। उस टाइम में ये बदमाश बहुत ही बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिए थे। ये लोग मुंबई से दिल्ली आए थे पैसा कमाने के लिए, फिरौती, किडनैपिंग और गलत काम करने के लिए। लेकिन आप लोग को भी मालूम होगा गलत काम का गलत नतीजा होगा। लेकिन
इनके वजह से 2 मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। और तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को सचेत करना है और लोगों को आगाह करना है। अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। और इस कहानी को जिसने लिखे हैं उनका नाम तो मेरे को नहीं मालूम है, मैं नाम नहीं लिखा हूँ उसमें, जो इस स्टोरी को पूरा लिखे हैं। और मैं उस्मान सैफी साहब हैं, एक रिपोर्टर हैं, कराएं आप उनको जाकर देख सकते हैं उस्मान सैफी सफ़र पे। उन्हीं का वीडियो को मैं कॉपी कर रहा हूँ, अपने तरीके से बता रहा हूँ। तो अपने भाई को अगर कुछ बोलने में गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे को भी सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।